बलजीत ढाका फ्रंटियर आइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस स्पेशल सेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं HCS 2020-21 के लिए एक नया ऑनलाइन बैच। और इस पर्टिकुलर सेशन में पूरी जानकारी दूंगा। आप ये प्रेजेंटेशन शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्या सिलेबस होता है, क्या आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, पूरी जानकारी इस प्रेजेंटेशन में आपको मिलेगी। और हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं अगर आप HCS की तैयारी करना चाहते हैं तो पहले हम ये ओवरऑल पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं। जैसा आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से पूरा मार्केट है वो डिस्टर्ब है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब डिस्टर्ब है, पूरे बिजनेस डिस्टर्ब है। तो एक सिचुएशन निकल कर आती है कि अगर किसी को अपना करियर बनाना है और वो करियर सिक्योर बनाना है और एक अच्छे लेवल की जॉब की तैयारी करनी है, तो वो कौन सी जॉब हो सकती है। अगर आप हरियाणा में रहते हैं, किसी दूसरे राज्य में भी रहते हैं, लेकिन हरियाणा में जॉब करना चाहते हैं, तो HCS है वो सबसे बड़ी जॉब होती है। हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो SDM है, DSP है, या इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह, ETO है, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वो जो तहसीलदार है, इस तरह की पोस्ट है, वो काफ़ी एक अच्छी पोस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, बड़ी पोस्ट होती है, गजटेड पोस्ट होती है। अगर आप इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं और आप इसको एम रखना चाहते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने पूरा वीडियो है, कई सीरीज एक बनाई हुई है गाइडेंस के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर, सिलेबस के ऊपर, किताबों के ऊपर, वो आप जरूर देखिए। हमारी वेबसाइट पे जाना है आपको baljeetdhaka.com, और उसमें पूरी, जैसे ये पूरी 10-12 वीडियो है, वो आपको जरूर पहले देखना चाहिए, उसके बाद ही तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और क्या आपके दिमाग में किस तरह का एग्जाम होता है, ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और किस तरह के पेपर हैं वो सारे इसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो ये आप जरूर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये लिंक भी लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे देखिए, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं किया, बहुत सारे बच्चे होंगे जो की तैयारी लगातार रखते हैं, UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, वो काफ़ी काम आएगी आपकी तैयारी। तो पिछली बार आपने दिया था, वो बाई चांस आपका नहीं हुआ है या हुआ है, तो आपको रैंक अपना इंप्रूव करना है। और एग्जीक्यूटिव पोस्ट कौन सी होती है, SDM वाली पोस्ट होती है, आप वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो आप ऑब्वियसली क्या है कि आप तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने की तैयारी नहीं की है। कई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, उनका हमेशा कि दिमाग में नोटिफिकेशन कब आएगा, भले ही उनकी तैयारी ना हो, फिर वो एडमिट कार्ड का वेट करते हैं, फिर वो एग्जाम डेट का वेट करते हैं, और फिर अगले साल का वेट करना स्टार्ट कर देते हैं, अगली बार कब आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप कम से कम उस कैटेगरी में ना हो, इसलिए आप स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर में आए, दिसंबर में आए, जनवरी में आए, लेकिन अगले 2-3 महीनों में अगर नोटिफिकेशन आता है तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं। पहले तो आपको अपने आप को इस लायक बनाना है कि तैयार बनो, क्योंकि नोटिफिकेशन है अब बहुत जल्दी ही कभी भी आ सकता है। जैसे आप जानते होंगे कि BPSC का नोटिफिकेशन आ चुका है, UPPSC है, उसका एग्जाम हो रहे हैं, UPSC के एग्जाम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हरियाणा में HCS का नोटिफिकेशन है, क्योंकि अभी एक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब आने की पूरी संभावना है। हो सकता है कोविड की वजह से जो अप्रैल वगैरह में आ सकता था, अब थोड़ा लेट है, तो आप जरूर अपनी तैयारी तो रखिए कम से कम। ठीक है, उस चीज़ पे जरूर ध्यान दीजिए। जो बच्चे स्टार्टिंग से ही लीड ले लेते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। अगर एग्जाम नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपको समय नहीं रहेगा, 2-3 महीने रहेंगे, उतनी तैयारी हो नहीं पाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। UPSC जो IAS की तैयारी करें वो सारे इसमें अपीयर होंगे। फिर उसके बाद में क्या है कि ऑलरेडी जो बच्चे फाइनल सिलेक्शन में नहीं हो पाए, जिनका इंटरव्यू रह गया है या मेंस रह गया था, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था, वो बच्चे भी होंगे। तो अगर आप जल्दी स्टार्ट कर देते हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं रिवीजन करने के, और आप टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं, सिलेबस कवर अच्छी ढंग से कर सकते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि HCS का एग्जाम एक्चुअल में होता क्या है। तो ये HCS हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम है, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है वो लेती है, और हरियाणा में ही जॉब इसके जरिए होती है। बाहर के स्टेट की जरूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए कौन इस एग्जाम को तैयार कर सकता है, तैयारी कौन कर सकता है, तो आपसे हरियाणा से हो या हरियाणा से बाहर हो। फर्क क्या है कि हरियाणा से जो बाहर हैं वो अप्लाई करते हैं हरियाणा में, तो उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, बाकी कोई फर्क नहीं होता। जहाँ तक एज का सवाल है, तो आपकी एज है वो 21 साल, 20 साल से ज़्यादा, मतलब 21 से लेकर 42 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। ठीक है, पूरा जो एज से रिलेटेड है और इसके क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारा एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि अगर आपकी 21 से 42 के बीच में जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप OBC हैं तो आपको 3 साल की रिजर्वेशन, SC है तो 5 साल की रिजर्वेशन,
जैसे दूसरी जॉब में होता है वैसे इसमें आपको फायदा होता है। आपकी ग्रेजुएशन है वो पास होना चाहिए आप। तो अगर जो बच्चा ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो साइंस से हो सकता है, साइंस स्ट्रीम से, कॉमर्स स्ट्रीम से हो सकता है, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो सकता है, वो बीडीएस हो सकता है, एमबीबीएस हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, बीबीए हो सकता है। भले ही आपकी क्वालिफिकेशन है, आपका 10th में आपने फेल आ गए हो लेकिन दोबारा आपने पास किया या कम नंबर आ गए हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस फर्क यह है कि आप फाइनल ईयर का एग्जाम है, मतलब कि आपकी डिग्री है वो जरूर होनी चाहिए, आपकी डिग्री है वो पास होनी चाहिए, चाहे वो 35% से हो या 85% से, उससे कोई फर्क नहीं है। आपकी चाहे 2 बार री आई हो ग्रेजुएशन के दौरान में, क्यों आजकल री वगैरह बहुत आती है, 3 बार री आई हो, लेकिन अल्टीमेटली आपकी वो सारी क्लियर होने चाहिए, हो जानी चाहिए। क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो ये नहीं पूछा जाता कि आपको कितनी बार आप फेल हुए हैं, कितनी बार आप पास हुए, ऐसा नहीं है। जो सिलेबस है, एमसीक्यू फॉर्मेट है प्रीलिम्स का, वो आपको क्वालिफाई करना है, उसमें आपको रिजल्ट देना है, तो आप वो बाद में भी तैयारी करके दे सकते हैं। ये जरूर है कि जिन बच्चों का एकेडमिक बहुत अच्छा रहा है तो उनको हमेशा एडवांटेज मिलता है कि वो शुरू से ही अच्छे रहे तो उनको और फायदा हो जाता है, लेकिन जो दूसरे अच्छे नहीं रहे उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अपॉर्चुनिटी सबके सामने बराबर होती है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितनी बार दे सकते हैं, बाई चांस इस बार नहीं हुआ है, अगली बार क्या दे सकते हैं, या उससे अगली बार भी दे सकते हैं, तो कितनी बार दे सकते हैं। तो एचसीएस का एग्जाम है, उसमें कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं होते। आप जब तक कि आपकी उम्र होती है 42 साल, तब तक हमेशा आप दे सकते हैं इसको। एग्जाम कब और कहाँ होता है, कहाँ होता है, हरियाणा में एग्जाम होता है ये। और कहाँ कब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद में 2-3 महीने का आपको समय मिलता है, नोटिफिकेशन के बाद में एडमिट कार्ड आता है, उसके बाद आपका एग्जाम होता है। तो ये बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो हर साल करना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन ये कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इधर उधर सिचुएशन हुई है, तो हो सकता है कि आपका बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन देखने को मिले। और हरियाणा में ये एग्जाम होंगे, सारे के सारे सेंटर हरियाणा में होते हैं, स्पेशली पंचकुला और चंडीगढ़ वगैरह, आपको इस तरह के जरूर सेंटर देखने को मिलेंगे। एग्जाम स्कीम इसमें होता क्या क्या है, 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। पहले होता है प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, जैसे आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, 2 पेपर होते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से पेपर होते हैं उसमें। उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है। मान लो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है, इसका ज़्यादा टाइम नहीं लगता रिजल्ट आने में। फिर उसके बाद 2 या 3 महीने का समय होता है, मेंस का एग्जाम होता है, उसमें भी ज़्यादा समय नहीं होता, जब एकदम डेट आएगी तो वो 1 महीने के अंदर एग्जाम हो जाता है। फिर आ जाता है इंटरव्यू, जब मेंस का रिजल्ट आ जाता है तो 1 महीने के अंदर इंटरव्यू हो जाता है। तो कुल मिलाकर क्या है कि ये जो प्रक्रिया है वो 3 स्टेजेस में होती है। प्रीलिम्स की जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हर स्टेज होती है, लेकिन जब पहली राउंड क्लियर होगा तभी वो आगे बढ़ेगा। तो पहली जो स्टेज है उसमें 2 पेपर होते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। पेपर 1 जो जनरल स्टडी है, और पेपर 2 क्या, सी सेट है। पहले क्या होता था, सी सेट है वो जो पिछली बार एग्जाम हुआ है, उसमें सी सेट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके नंबर काउंट हुए थे। नंबर काउंट का मतलब क्वालिफाइंग नहीं था, अगर कोई बच्चा 100 में से 80 ला रहा है तो उसको एडेड एडवांटेज हो गया था। तो इस तरह से क्या है कि इस बार सी सेट जैसे यूपीएससी में क्वालिफाइंग होता है, वैसे ही इसमें सी सेट क्वालिफाइंग है, तो ये आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। नीचे गवर्नमेंट ने जो मीटिंग में फैसला किया, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा मैं आपको, कि गवर्नमेंट की तरफ से ये एक मीटिंग में प्रेस रिलीज हुआ है, लेकिन जो अल्टीमेटली नोटिफिकेशन आता है उसमें पूरी की पूरी जानकारी आपको होती है। ठीक है, जनरल स्टडी है वो भी 100 नंबर का पेपर होता है, दोनों 100 नंबर के पेपर होते हैं। ये 100 नंबर का पेपर ये होगा और 100 नंबर का पेपर ये होगा, ये क्वालिफाइंग है। तो इसका मतलब आप 33% ले लेते हैं इसमें, तो आपको फिर ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसमें आपको स्कोर करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली स्टैटिक, क्योंकि जो करंट अफेयर्स होता है वो पिछले 3-4 महीने का या 5-6 महीने का अगर आप कर लेते हैं और फैक्चुअली आता है तो इतना बड़ी चीज़ नहीं होती। और हरियाणा वगैरह करंट अफेयर्स को मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो हरियाणा का सिलेबस है, पोर्शन होता है, वो HSSC में ज़्यादा आता है, HPSC में ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो भी बहुत बेसिक सा होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, हरियाणा भी इतना फोकस कर लेते हैं, ये जो बेसिक चीज़ें जहाँ पे असली में आपको कॉम्पिटिशन देना है स्टूडेंट्स को, उनके ऊपर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं मैं आपको साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स आमतौर पर किन बातों पर ज़्यादा गलती कर बैठते हैं। तो आपकी स्टैटिक है जो नोटिफिकेशन से पहले आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्टैटिक का मतलब जो जीके कभी भी चेंज नहीं होती, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री चेंज नहीं होने वाली है, ज्योग्राफी चेंज नहीं होने वाली है, पॉलिटी आपकी चेंज नहीं होने वाली है, इकोनॉमिक्स चेंज नहीं होने वाली है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। जो थोड़ा बहुत करंट का पोर्शन चेंज होता है वो 5-7 नंबर का होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, जिसमें मिसलेनियस जीके बोल सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है,
अवार्ड से रिलेटेड हो गए, तो इस तरह की चीज़ें भी आती है। आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, इन्वायरमेंट, मिसलेनियस जीके, करंट अफेयर्स और हरियाणा जीके, ये पूरा पूरा सिलेबस होता है। अब देखो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि 1 या 2 नंबर की वजह से ही बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर हो जाएंगे। मान लो 100 में से अगर कट ऑफ जाती है 80 के आसपास या 70 के आसपास है, तो आप ये देखिए कि जो 70 और 71 के बीच में हो सकता है आपको 5000 स्टूडेंट मिले। तो आप ये मत सोचिए कि मैं 1 नंबर से रह गया या मेरा 2 नंबर से रह गया। मैं आप ये मत सोचिए, आपके आगे पीछे हैं, फिर वो 5000 6000 स्टूडेंट है, उस रूप में सोचना पड़ेगा आपको। वरना तो एक देखो 50 नंबर या 60 नंबर तक तो बहुत सारे लोग ले लेंगे, लेकिन जब जैसे ही आप 60 क्रॉस करते हैं 100 में से, तब आपका बहुत ज़्यादा एक एक नंबर के लिए आपको स्ट्रगल करना होता है। तो जो 60 के ऊपर 10 नंबर आपको बढ़ाने हैं, वो एक्चुअल में जितना आपने जोर लगाया है, या हो सकता है जोर न भी लगाया हो तो भी 60 तक पहुंच गए यहाँ पे, लेकिन असल में जो फैसला यहाँ पे होता है, तो ये 10 नंबर लेने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, और यही फैसला करते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि मान लो कट ऑफ जाती है 80 के आसपास, तो ये वाले जो 10 नंबर होते हैं वो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मतलब जितना ज़्यादा आपने 1 नंबर से 70 नंबर तक करने में लगाया है, उतना ही जोर है या इतनी एनर्जी आपको अगले एक एक नंबर के बढ़ाने के लिए लगेगी। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में एक बहुत बेसिक सी चीज़ें होती है, मैं 5 नंबर से रह गया, मैं तो 10 नंबर से रह गया, 80 गई थी मुझे, मेरे तो 60 थे, 20 एक नंबर तो कम थे। वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि ये 60 जो 80 और 60 में बहुत फ़र्क है। 60 में और 50 में इतना फ़र्क नहीं है, क्योंकि 50 वाला 60 आराम से ले सकता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो एनर्जी लेवल हाई चाहिए उसमें। कॉमन मिस्टेक वाइज स्टूडेंट क्या होते हैं, एक तो क्या है वो स्टार्टिंग से तैयारी नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ठीक है, ये डेट आएगी, वो डेट आएगी, ये नोटिफिकेशन आएगा, वो नोटिफिकेशन आएगा, ये हुड्डा आ गया, ये कट्टर आ गया, इस तरह की खाम खाम की बातें करते हैं। कोर्ट केस हो गया, सिलेबस डिस्कस करेंगे, ऑप्शनल डिस्कस करेंगे, लेकिन तैयारी नहीं करेंगे। किताबें इकट्ठी करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे। अखबार इकट्ठा करेंगे, लेंगे अखबार, लगवा लेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो वाले स्टूडेंट होते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका काम पढ़ाई करना है। फोकसिंग ओनली इजी थिंग्स, कई बार क्या होता है बच्चे आसान आसान चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन की है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप है वो करंट पे इतना फोकस कर लिया, स्टैटिक है ही नहीं, और जो एग्जाम आए करंट नहीं पढ़ रहे, फिर आप स्टैटिक पढ़ रहे, तो उल्टा कर दिया आपने, ठीक है। नोट अंडरस्टैंडिंग हु इज रियल कॉम्पिटिटर, आपको ये देखना है कि एक्चुअल में आपका कॉम्पिटिटर कौन है। यहाँ पे आपका जो कॉम्पिटिटर है ना, यूपीएससी आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चा भी कॉम्पिटिटर है। जो लगातार 1-2 साल से वो तैयारी कर रहा था और उसका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, मेंस में रह गया या प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, वो बच्चा भी तगड़ा कॉम्पिटिटर है। जॉब की वैकेंसी कितनी होती है, वैकेंसी आमतौर पे 100 या 150 के आसपास होती है, या 50 भी ले सकते हैं। तो 50 से लेकर 150 वैकेंसी के बीच में, 50 से लेकर 150 वैकेंसी के बीच में जो बहुत तैयारी कर रहे हैं, वो उनकी संख्या अगर मान लो 1000 भी है, तो तगड़ा कॉम्पिटिशन 1000 में होने वाला है। हो सकता है पिछली बार फॉर्म 1.5 लाख के आसपास भरे थे, इस बार हो सकता है 2 लाख लोग अप्लाई करें इसके लिए, लेकिन 2 लाख में से क्या है कि आपको 20 से 25 हजार जो ऐसे कैंडिडेट है जो कम से कम सिलेबस के बारे में जानकारी होगी। 1,80,000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनको ये भी पता नहीं होगा कि एग्जाम किसके लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। तो 20,000 कैंडिडेट में आने के लिए पहले तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको कम से कम 400-500 कैंडिडेट में 1000 कैंडिडेट में आने की जरूरत है, क्योंकि जितनी वैकेंसी होती है उसका 15 गुना, अगर 100 वैकेंसी है तो 15 गुना, मतलब 1500 है वो मेंस में जाएंगे। तो 1000 से 1500 के बीच में आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं इस कैटेगरी में तो जरूर आ जाऊंगा। नोट अंडरस्टैंडिंग हु इज द रियल कंप्यूटर, नोट डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए स्पेशली। नोट एबल टू इंटीग्रेट प्रीलिम्स, देखो मेंस का बहुत सारा सिलेबस प्रीलिम्स के साथ में इंटीग्रेटेड है। हो सकता है कई चीजें आप ऐसे पढ़ रहे हो, जैसे कि जो पॉलिटिक्स रिलेटेड, जो हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए प्रीलिम्स में, लेकिन वो आपकी माइंडसेट को चेंज करने के लिए, राइटिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, थॉट्स प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, इंटरव्यू में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस बनाने के लिए वो चीजें आप पढ़ रहे हो। ऐसे इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होंगे आप, हो सकता है एग्जाम में वो चीज ना आए, एग्जाम में तो 5-10 क्वेश्चन आएंगे, तो मतलब बहुत ही उसका लिमिटेड एरिया हो जाता है, और वो पता नहीं है कि किस चीज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड जरूर होने चाहिए। तो प्रीलिम्स और मेंस को आप हमेशा इंटीग्रेट कर सकते हैं। नॉट एबल टू मेक डेली शेड्यूल, आमतौर पे क्या होता है, कई बच्चे ऐसे करते हैं कि मैं 1 महीना पढ़ लिया कोई, उसके बाद में क्या कि 10 दिन किताबें उठा कर नहीं देखी, कुछ नहीं किया उस दिन 10 दिन तक, फिर उसके बाद 15 दिन पढ़ लिया। इस तरह की जो पढ़ाई है
इस तरह की जो पढ़ाई है मेंढक की तरह उछल उछल के पढ़ना, इसका कोई मतलब नहीं। आपको कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है। जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं वो कंसिस्टेंसी के लिए होते हैं। आपका टेस्ट है पेशेंस का, टेस्ट है कि आप कितना आप धैर्य रख रहे हैं, कितना आप लगातार कोई चीज कर रहे हैं। उन चीजों का डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम में हो क्या रहा है, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, ये बड़े बड़े न्यूज चैनल पर सारा दिन यही चलता है। ये कोई न्यूज नहीं है आपकी सिविल सर्विस एस्पेक्ट से। तो इस जो ये मीडिया है उससे भी आपको बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये आपको बर्बाद भी कर सकता है, या आपको भटका सकता है। अगर आप एस्पिरेंट है, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, एचसीएस के एस्पिरेंट है, तो आपको रियल जो न्यूज होती है उसके ऊपर और रियल मुद्दों पे ही फोकस रखना पड़ेगा। टू मच फोकस इन हिंदी मीडियम में, नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। कई स्टूडेंट को मैंने देखा है कि अगर उसको बोल दिया जाए कि एक सेंटेंस है प्रॉपर है, आप इंग्लिश में लिख कर दिखा दो, तो वो सेंटेंस नहीं लिख सकते। वो करना क्या है, इंग्लिश इंप्रूव, और कर क्या रहे हैं, हिंदी में चीजें ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदी इंप्रूव नहीं करनी है आपको। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश इंप्रूव करनी है, अगर हिंदी कमजोर है तो हिंदी इंप्रूव करनी है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है कि कई बच्चे इस बात को समझते नहीं है, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम को दोषी ठहराते हैं। आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, एचसीएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको अच्छी आनी चाहिए इंग्लिश, और ये 2-3 महीने में सीखी जा सकती है। कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं है। आपको बेसिक जो इंग्लिश के ग्रामर रूल्स हैं और कुछ बेसिक वोकैब है, अगर वो आ रही है और आप ये ठान ले कि मुझे प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर, मैं इंग्लिश की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ूँ, अखबार भी इंग्लिश में पढ़ लूँ, तो आपका वो लेवल आएगा और आप जो इंग्लिश का पेपर होता है मेंस का, उसमें भी अच्छा लिख पाएंगे। वरना पता चला बहुत कुछ आपने कर दिया लेकिन इंग्लिश के पेपर में भी फेल हो गए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश को नजरअंदाज न कीजिए, आप भयानक गलती करेंगे उससे। आसान चीज है, उसको इतना मुश्किल मत बनाइए। जनरल स्टडी, जैसे मैंने आपको बताया, अभी जो बता रहा हूँ, 200 नंबर का टेस्ट होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट है, ये क्वालिफाइंग होता है। जनरल स्टडी वाले के नंबर काउंट होते हैं, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। 4 ऑप्शन होते हैं, एक आपको टिक लगाना है, और अगर आपने गलत कर दिया तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो उसका 1 नंबर कट जाएगा, उसका 1 नंबर कट जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 2 घंटे का टेस्ट होता है। तो देखो, जो इस वाले में आपको टाइमिंग से रिलेटेड मुद्दा होते हैं, इसमें कोई टाइमिंग ऐसा बड़ा कोई इशू होता नहीं है। अब आ जाता है कि मेंस से रिलेटेड, मैंने आपको सिलेबस बता दिया प्रीलिम्स का, मैंने आपको बता दिया पैटर्न क्या चल रहा है प्रीलिम्स का, कितने घंटे का एग्जाम होता है, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब मेंस पे भी आ जाते हैं हम। मेंस में हिंदी का पेपर होता है। कई बच्चे हिंदी को भी सीरियसली नहीं लेते, जैसे कई इंग्लिश को नहीं लेते, वैसे ही कुछ हिंदी को नहीं लेते। एचएस के एग्जाम में आपको हिंदी है वो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, काफी ज्यादा, ठीक है। तो 100 मार्क्स की हिंदी होती है और ये मेरिट में काउंट होता है। बहुत ध्यान रखिए कि जो बच्चे यूपीएससी के एस्पिरेंट है, वहां यूपीएससी में हिंदी है वो क्वालिफाइंग होती है मेंस में, और इंग्लिश में क्वालिफाइंग होती है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मेरिट में काउंट होती है, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जनरल स्टडी है, जनरल स्टडी पहले 100 नंबर का पेपर होता था, 200 मार्क्स का पेपर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जनरल स्टडी जो प्रीलिम्स में आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि आप जनरल स्टडी मेंस में वो काम आए। ऑप्शनल पेपर है, 200 नंबर का होगा, वो एक पेपर होगा। यूपीएससी में एक सब्जेक्ट होता है, 2 पेपर होते हैं। यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है और एक ही पेपर होता है। पहले 2 पेपर होते थे, अब एक पेपर ही होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 600 नंबर है वो बहुत ही क्रिटिकल होगा। प्रीलिम्स में का नंबर है वो आगे मेरिट में काउंट नहीं होते, लेकिन मेंस के नंबर काउंट होते हैं। अल्टीमेटली जो आपका सिलेक्शन होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ मेंस में किस तरह के सब्जेक्ट होते हैं। जो ऑप्शनल, बहुत सारी लिस्ट होती है, लंबी चौड़ी लिस्ट आपके सामने नजर भी आ रही है आपको। जो भी आप दिमाग में आता है, सोशलॉजी, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना है, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इस चीज पे आ जाता हूँ कि किन किताबों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। ज्योग्राफी की आप 4th क्लास से लेकर 12वीं क्लास, 4th में भी काफी चीजें होती है, 4th 5वीं बेसिक चीजें होती है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 6th से 12वीं तक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो 6th से 12वीं तक की आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, ये स्टैंडर्ड किताबें सभी पढ़ते हैं इसको। वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, सर्टिफिकेट
फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। तो इससे क्या है कि आपकी ज्योग्राफी के फंडे हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। दूसरे आ जाते हैं किताबों के ऊपर। तो हिस्ट्री की जो किताब है जिसमें कि आर एस शर्मा एंशिएंट मिडिवल इंडिया, सतीश चंद्रा मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, NIOS साइट है जो नेशनल ओपन स्कूल से रिलेटेड है, और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, इन चीज़ों का आप सहारा ले सकते हैं हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए। जहाँ तक इकोनॉमिक्स का सवाल है, 9वीं 10वीं में ज़्यादा इकोनॉमिक्स होती नहीं है, थोड़ी बहुत होती है, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन 11वीं और 12वीं की जो चीज़ें हैं वो आप जरूर देखिए। इससे NCERT से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। रमेश सिंह, संजीव वर्मा, ये भी आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे बजट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। इंडियन पॉलिटी है वो आप जहाँ तक पॉलिटी का सवाल है तो 6वीं से 12वीं तक पढ़ सकते हैं। हम लक्ष्मीकांत, DD बसु, PRS, ये चीज़ें आप सहारा ले सकते हैं। जनरल साइंस है NCERT की, वो 10वीं तक आपको जरूर आनी चाहिए साइंस, क्योंकि साइंस ऐसी चीज़ है जो आपको एज दिला सकती है। कई बच्चे हैं आर्ट्स के हैं और वो क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, पॉलिटी पढ़ते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको एज कहाँ पे मिलेगा? एज मिलेगा जिस बच्चे को साइंस आ रही होगी ना, वो एज ले जाएगा दूसरों के ऊपर, क्योंकि उसको वो पॉलिटी भी आ रही होगी, ये श्योर है। अगर वो ना भी कर रहे हैं ना कि मैं नहीं आती, तो भी उतने ही नंबर ले लेगा जिसको बहुत ग्रेट मान रहे हैं उसकी तुलना में। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको साइंस ठीक ठाक पढ़ी हो 10वीं तक आपने, और सिलेक्टिव टॉपिक 12वीं तक आप कर सकते हैं। MCQ आपको जो दूसरे एग्जाम होते हैं रेलवे, SSC, उसके आप MCQ कर सकते हैं। फैक्चुअल इसमें आते हैं, अभी तक फैक्चुअल आए हैं। क्या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हैं? तो अभी तक अगर मैं बात करूं तो HSC के एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो नहीं आए, UPSC पैटर्न पे फैक्चुअल टाइप ज़्यादा आए, लेकिन फिर भी आपको जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें UPSC पैटर्न पे जा रही हैं, तो उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, मेंस में भी आपको मदद मिलती है, और जब आप बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं तो उससे कहीं कहीं फैक्चुअल क्वेश्चन भी उसी से निकल जाते हैं। ठीक है, तो दोनों का कम्बिनेशन आप जरूर कर सकते हैं। CSET है वो आप कोई भी मैथ की किताब पढ़ सकते हैं, एडवांस मैथ की, क्योंकि इसमें जो ये ज्योमेट्री है या अलजेब्रा है वो भी आती है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मेंसुरेशन वगैरह, वो चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या की है तो आपको फिर इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैथ में। रीजनिंग आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। बैंकिंग, SSC की बैंकिंग का थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, इतना हाई लेवल के एग्जाम में आते नहीं है ये। रीजनिंग बहुत बेसिक टाइप के आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन UPSC के वो भी बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, तो आप वो करेंगे तो भी ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, वरना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है UPSC CSET के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर वो कर लेते हैं तो मोर देन एनफ है। एक तो ये तरीका कि आप इतनी किताबें पढ़ें, दूसरा क्या तरीका है कि आप सिस्टमेटिक ढंग से, अगर हम आपको डे वाइज प्लान बनाकर दे दें कि आज आपको ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, पूरा सिलेबस आपको सिस्टमेटिक ढंग से करा दें, वीडियो दे दें, हर टॉपिक का आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दें, और उसके साथ में PDF, जिससे कि आपको ये दुनिया भर की किताबें खरीदने की जरूरत ही न पड़े, किताबें खरीदने की जरूरत न पड़े, और आपका काम है तैयारी करना रहे, न कि किताबें इकट्ठे करना। क्योंकि प्रोफेशनल आप हेल्प लेते हैं, कोचिंग की हेल्प लेते हैं, तो आपको 2-3 चीज़ों का एडवांटेज होता है। एक, क्या आपका टाइम है फालतू की चीज़ों में नहीं जाता, आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है, एक जगह प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो जो अल्टीमेटली कॉस्ट होती है ना वो आपकी काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं आपको कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हर टॉपिक पे वीडियो, डिवाइस प्लान, PDF, हर टॉपिक का, फिर उसके बाद में क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में, उसका PDF क्वेश्चन का, PDF सॉल्यूशन, इसकी मदद से आप ऑनलाइन घर बैठे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और आपको जो क्लासरूम कोचिंग होती है जिसमें कि आमतौर पे बहुत अच्छी चीज़ें करवाई भी नहीं जाती, या वहाँ पे वो माहौल नहीं बन पाता, क्योंकि आप 2 घंटे जाते हैं, 1 घंटा जाते हैं, घंटे आते हैं, अननेसेसरी ट्रेवलिंग का टाइम उसमें लगता है। तो यहाँ पे आपको रेलेवेंट कंटेंट जितनी बार आप वीडियो देखना चाहें वो देख सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। बार बार आप वीडियो देख सकते हैं, बार बार रिविजन कर सकते हैं, तो आप अपने टाइम को बेटर ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। और कोर्स फी है वो बहुत ही कम है, अगर आप सारी जो मैंने किताबें बताई उन किताबों को खरीदेंगे उससे ज़्यादा आ जाएगी, इस जो चीज़ आपके सामने दी है उससे ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी। तो आप एक बहुत ही कम कॉस्ट में और सिस्टमेटिक ढंग से पूरी आपकी कोचिंग है घर आ गई है, बजाय कि आप कोचिंग में जाएं, कोचिंग आपके पास आ गई है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका आप पूरा फ़ायदा उठाइए, इसको ज्वाइन कीजिए, जिससे आपकी तैयारी हो स्टार्ट हो और आप आगे बढ़े, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। ठीक है, इस तरह से आपको डे वाइज प्लान बनाकर दिया जाएगा। जैसे ही टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप क्लिक करोगे, जैसे कि मान लो ये 2 अक्टूबर का, ये 3 अक्टूबर का, 4 अक्टूबर का, इस रूप में आपको मिलेगा। और जैसे कि ये PDF है,
इस टॉपिक पे पीडीएफ आ गया, फिर इसी टॉपिक पे वीडियो आ गया, इसी टॉपिक का टेस्ट हो गया, इसी टाइप का टेस्ट सॉल्यूशन हो गया, फिर टेस्ट का वीडियो हो गया। ऐसे करके मान लो ये इंडियन पॉलिटी में पहले दिन ये करवा दिया आपको, फिर ज्योग्राफी में आपको पहले दिन ये करवा दिया, ये वाली चीज़ करा दी, पीडीएफ आ गया, वीडियो आ गया। फिर क्या है कि आपको आर्ट एंड कल्चर में ये चीज़ें करवा दी, फिजिक्स में ये करा दी। तो 3-4 सब्जेक्ट है एक साथ चलते हैं। अगर आप 3-4 घंटे इनके ऊपर देते हैं, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप वीडियो की बजाय पीडीएफ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा टाइम है तो आप वीडियो भी रिवाइज कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपने ये किया है 5 दिन, अगर मान लो आप ये करते हैं, छठे 7वें दिन आप रिवीजन कर सकते हैं, या आधा घंटा आपको रिवीजन पे जरूर फोकस कर सकते हो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि वो इतनी चीजें याद रख पाए। याद रखने के लिए क्या होगा, बार बार रिवीजन करना होगा। जो रिवीजन में विश्वास रखेगा वही आगे बढ़ेगा, जो बहुत पढ़ाई में विश्वास रखेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें, रिवीजन आपकी की बनने वाली है। तो इस तरह से हर रोज आपको इस तरह से सिलेबस जो डिजाइन करके दिया जा रहा है, सारा कोचिंग आपके पास आ रही है, उसका यूज आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, हमारी वेबसाइट पे जाना baljeedhaga.com, वहाँ पे जाकर आपको इस तरह से नजर आएगी चीजें, वहाँ पे आपको ये वाला कोर्स है वो ले लेना। अभी 50% डिस्काउंट है, तो आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। ठीक है, आपको यहाँ पे जाकर ऐड टू कार्ट में ऐड करना है। अगर आपको कोई दिक्कत है, ऐड टू कार्ट करके आपको डिटेल आपसे मांगेगा, और उसके बाद में पेमेंट जो गेटवे होता है, जैसे आप अमेजन वगैरह फ्लिपकार्ट पे करते हैं, उसी सेम प्रोसेस है, सेम जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर काम करता है। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी बैंक में आपका खाता है, नेट बैंकिंग, जहाँ जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास में, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो इन नंबरों पे आप फ़ोन कर सकते हैं, इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पे इसको फ़ोन कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी कि आप एचएस को किस ढंग से मैनेज कर सकते हैं, किस ढंग से इसकी तैयारी कर सकते हैं, और अपने लाइफ को, करियर को एक सिक्योर जॉब की तरफ ले जा सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में, इस क्लास में, इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।